नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे, वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज बात होगी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये चुनाव से परे लोकतंत्र का मुद्दा है, ये चुनाव सुधार का मुद्दा है। और जिस दिशा में देश को आगे लेकर जाना चाहती है केंद्र की सरकार, जिस देश में ये कहा जा रहा है कि इससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा, लोकतंत्र और भी ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। बड़ी खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल की है। सरदार पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है। हब एंड स्पोक मॉडल पर 9 जोन में होगा विकसित। सीएम योगी की पहल से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। जब इसका विकास होगा तो जाहिर सी बात है युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। पहले चरण में तमाम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वन स्टॉप रोजगार इकोसिस्टम की बात उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार युवाओं के लिए कार्यरत है, लगातार युवाओं के लिए प्रयासरत है। कैसे प्रदेश को और विकसित बनाना है, विकास की दिशा में आगे लेकर जाना है, इसको लेकर बाकायदा एक रोड मैप अख्तियार किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और उसी पर चलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में ये बड़ी पहल की गई है, जहां पर युवाओं को अब रोजगार के और ज्यादा अवसर मिलेंगे, क्योंकि वन स्टॉप रोजगार इकोसिस्टम बनने जा रहा है। और ये सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल है। तो एक बड़ी पहल सीएम की तरफ से की गई है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए वापस से अपने मुद्दे पर आते हैं। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत हाई हो रही है। सियासत इसीलिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इससे चुनाव में सुधार होगा, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। अभी जो मौजूदा सिस्टम है वहां लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, यहाँ तक कि हर राज्यों में भी अलग अलग होते हैं। लेकिन अब जो प्रपोजल है उसके जरिए, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रपोजल के जरिए ये कहा जा रहा है कि एक बार में चुनाव होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरे देश में वोटिंग होगी लोकसभा विधानसभा के लिए, चाहे कई चरणों में हो, लेकिन एक साथ होंगे। इससे ये कहा जा रहा है कि समय की बचत होगी, खर्चा कम होगा, विकास की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन ये सब बीजेपी के तर्क है। विपक्षी पार्टियों की बात करें, खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात कर ले, तो दोनों इससे असंतोष जाहिर कर रही हैं। दोनों ही पार्टियों का कहना है कि इससे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो फीके पड़ जाएंगे, वो पीछे छूट जाएंगे। और ये चुनाव सुधार की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये सेंट्रलाइजेशन करने की बात हो रही है, यानी कि पूरी पावर सीधे केंद्र के हाथों में जाने की बात हो रही है कि इससे सेंट्रल की पावर और भी ज्यादा मजबूत हो। अब इसमें कितनी सच्चाई है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वाकई इससे देश एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा या लोकतंत्र की दिशा बदल जाएगी, इसी को लेकर करने वाले हैं हम सीधी बात। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे इस मुद्दे पर बयानबाजी का दौर चला। देखिए, विपक्ष आजकल हर चीज का विरोध करना शुरू किया है। उसका क्या लाभ है देश को, क्या हानि है देश को, इसके बारे में चिंता नहीं करता है। और वन नेशन वन इलेक्शन मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी जेपीसी आई है, जेपीसी निर्णय करेगी, उसके बाद उसका निर्णय होगा। वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। ये संघीय जो ढांचा है उसके अनुकूल नहीं है। ये जानबूझ करके जनता को गुमराह कराने का प्रयास है। और इसमें जो बैठक हुई उसमें विपक्षी नेताओं को बुलाया भी नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें कतई गंभीर नहीं है, केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी इसका कड़ा विरोध करने का काम करती है। सरकार से मैं कहूंगा, देश का विकास चुनाव बचाने से नहीं होगा। देश का विकास होगा 16.5 लाख करोड़ जो आपने उद्योगपतियों के माफ किए उसको वसूलने से। देश का विकास होगा कि चुनिंदा उद्योगपतियों को जो आप पूरे देश की संपदा लुटा रहे हो उसके बचाने से देश का विकास होगा। देश का विकास चुनाव के नहीं होगा। और बीजेपी के लोग दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, नियत कुछ होती है। ये चुनाव का आडंबर फैला के पूरे देश को इस चर्चा में उलझाकर देश की सारी संपदा को चुनिंदा लोगों को बेचने का काम सरकार कर रही है।
तो आपने देखा कि कैसे एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है, पक्ष विपक्ष आमने सामने है, कैसे बयानबाजी का दौर चल रहा है। अब वो सुलगते सवाल भी आपके समक्ष रख दे, जिनके इर्द गिर्द आज सीधी बात हम करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, चुनावी सुधार या फिर केंद्र सरकार के हाथों में राजनीतिक ताकत को और भी ज्यादा केंद्रित करने की एक कवायद। दूसरा सवाल, अगर बार बार चुनाव विकास में सबसे बड़ी बाधा है तो क्या लोकतंत्र की कीमत पर सुविधा को प्राथमिकता दी जा सकती है? क्या खर्च बचाना एकमात्र समाधान है? क्या एक साथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे और राज्यों के स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय दलों की आवाज, संघीय ढांचा, ये सब वाकई में कमजोर पड़ जाएगा, जो विपक्ष कह रहा है? अगर किसी राज्य की सरकार बीच कार्यकाल में गिर जाती है तो क्या जनता को तुरंत नया जनादेश मिलेगा या लोकतांत्रिक अधिकारों पर समझौता करना पड़ सकता है? वन नेशन वन इलेक्शन वास्तव में देश हित का सुधार या 2029 और उसके बाद की चुनावी राजनीति को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा एक राजनीतिक एजेंडा? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज करने वाले हम सीधी बात, कई खास मेहमान होंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे, क्योंकि पक्ष की इस पर अपनी राय है। बार बार इसको प्रमोट पक्ष की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अगर बात विपक्ष की करें, चाहे आप कांग्रेस को ले लीजिए, चाहे आप समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, सीधे समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। एक देश एक चुनाव क्या है, जरा जान लीजिए। लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के ये चुनाव एक साथ होने की बात इसके जरिए कही जा रही है कि एक देश एक चुनाव में एक साथ होंगे, यानी कि एक तय समय पर कराने का प्रस्ताव जो है वो रखा जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको सारी जानकारी पहले दे दें ताकि आप चर्चा को और गहनता से समझ पाएं। मतदाता एक ही चुनाव चक्र में दोनों के लिए वोट देंगे, यानी कि विधानसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी वोटर्स का जो सर्कल होगा, चुनावी चक्र होगा, वो एक ही होगा। देश भर में मतदान चरणों में हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि पूरे देश के लिए एक दिन तय कर दिया जाएगा, इसको फेजेस में भी कराया जा सकता है, लेकिन चुनावी चक्र एक साथ होगा। अभी क्या होता है, जैसे अगर आप देखिए 27 में यूपी के चुनाव होने हैं, उत्तराखंड के चुनाव होने हैं, 28 में आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, 28 में आप मध्य प्रदेश के चुनाव होने हैं, 29 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसके बाद फिर 30 में फिर चुनाव होंगे राज्य के, 31 के फिर राज्य में चुनाव होंगे। लेकिन ये सब एक ही, अगर इनके कैलेंडर को आप नापे देखें तो एक साथ करने की बात हो रही है। तो एक चुनाव है, सवाल कई है। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आर.के. मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। अरविंद सिंह जी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए आज हमें ज्वाइन करेंगे। कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। जल्दी हमें आर.के. मिश्रा ज्वाइन करेंगे। टीवी स्क्रीन पर प्लीज सभी मेहमानों को दिखाया जाए। आपके सामने सभी मेहमान जल्दी हमें आर.के. मिश्रा ज्वाइन करेंगे और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित भी हमें जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल अरविंद जी और कपीश जी को देख रहे हैं। कपीश जी के साथ शुरुआत करते हुए, कपीश जी, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, ये प्रस्ताव रखा जा रहा है, क्या आपको लगता है वाकई में इससे देश एक सही दिशा में, विकसित दिशा में आगे बढ़ेगा या फिर लोकतंत्र की ही दिशा बदल जाएगी? नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र की ही दिशा बदल जाए, क्योंकि इसमें पैरिटी कहीं से आ ही नहीं सकती। भाई, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिस भी तरीके से वर्तमान समय में, जिसने 55 साल राज किया, उससे कहीं ज्यादा, कम से कम 20 गुना ज्यादा उनके पास अपना फंड है, 20,000 करोड़ रुपए। और समाजवादी के पार्टी को जो चंदा मिला उसको मिला करके 50-60 करोड़। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 50-60 करोड़ वाली पार्टी पूरे देश के अंदर कैसे चुनाव लड़े? कैसे हम 20,000 करोड़ वाले से लड़ेंगे, ये बताइए। ये डिस्पैरिटी है। पहले इनका भी फंड सब हटा दिया जाए। और गवर्नमेंट, और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग सबको एक फंड अलॉट कर दे, चाहे वो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जब केंद्र का इलेक्शन राज्य के साथ आएगा तो राज्य की जो मुद्दे होंगे वो गौण हो जाएंगे जी, क्योंकि ये तो आपको सीधी सी बात है। तो फिर कहिए कि त्रिस्तरीय भी चुनाव इसके साथ ही होंगे, पंचायत चुनाव भी इसके साथ ही होंगे, नगर निकाय चुनाव भी इसके साथ ही होंगे, तो सारे चुनाव एक साथ करा लो ना।
और ये गारंटी कौन देगा कि अगर कहीं पर मान लीजिए कि अल्पमत की सरकार बनी और 1.5-2 महीने बाद 6 महीने बाद अगर गिर गई, तो फिर से क्या पूरे देश में इलेक्शन कराओगे? ये गारंटी कौन देगा? तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है भारतीय जनता पार्टी। हर तरीके से ये देश के संविधान को बदल करके एक संविधान अपना मनुवाद का लागू करना चाहती है, जिसके अंदर तानाशाही होगी। जैसा कि अमित शाह ने कह दिया कि 50 साल तक हम राज करेंगे। आखिर किसी आधार पे तो उन्होंने ये बात कही होगी, हवा में उनके इन बातों को नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जो 100 साल की आरएसएस की मेहनत रही है, हर संवैधानिक संस्थाओं पे और बड़े और ऊंचे ओहदों पर इन्होंने अपने आरएसएस के लोगों को बैठा लिया। और आप देख लीजिए कि राम मंदिर के अंदर जो चोरी का प्रकरण सामने आया, उसमें जो बड़े लोग थे वो कहाँ हैं? चोरी के मजदूर अंदर हैं। जो लोग बकायदा रिकवरी कर रहे थे वो अभी तक नेम्ड नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कैसे आप पर कोई विश्वास करेगा कि आप लोकशाही करोगे? आप तो तानाशाही करोगे, क्योंकि आपके जीन्स में तानाशाही रही है। अब आप ये चाहते हैं कि पूरे देश में एक चुनाव हो जाए, तो ठीक है, पंचायत का भी करा लो। आप तो पंचायत का इलेक्शन नहीं करा पा रहे। ये तरस आती है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पे कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और जो प्रधान पहले से चुने हुए हैं, जो पंचजन पहले से चुने हुए हैं, जो व्यवस्थाएं चलती चली आ रही है, उन व्यवस्थाओं को बदलने की बात की जा रही है। बात आपकी जो कपीश जी है, इसी को लेकर आर.के. मिश्रा जी से सवाल ले लेते हैं। आर.के. मिश्रा जी, कपीश जी का कहना कहीं ना कहीं सही भी है। जब आप एक दिन में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, जब आप एक बार में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, एक ही चाहे अलग अलग फेजेस में हो, बट एक साथ एक चुनावी चक्र होगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि राज्यों के जो मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाएंगे? उत्तर प्रदेश के अलग मुद्दे हैं, उत्तराखंड के अलग मुद्दे हैं, तमिलनाडु के अलग मुद्दे हैं, केरल के अलग मुद्दे हैं, राजस्थान के अलग मुद्दे हैं, लेकिन एक साथ होने से सिर्फ जो नेशनलाइज टॉपिक्स हैं सिर्फ वो ही हावी रहेंगे। पंचायत का चुनाव आप करा नहीं पा रहे यूपी में, और आप सारी व्यवस्थाएं बदलने की बात कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए। मोनिका जी, देखिए, अभी कपीश जी की मैं बात सुन रहा था, इस वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट में इन्होंने खाली नकारात्मक बात करी है। एक भी सकारात्मक अगर बात होती तो मुझे लगता था कि शायद अपनी जिम्मेदारियों का कपीश जी को एहसास होगा और इनकी पार्टी को एहसास होगा। क्या 1952 से 1967 तक क्या वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हुआ करता था? क्या उस समय में राज्य के मुद्दे पीछे छूट जाते थे? कपीश जी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तो ये भी सदस्य रह चुके हैं। क्या वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पहले भी हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि इन जो 2014 के बाद की जहां तक बात है, जो स्ट्रक्चरल की बात है यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बीच में कहीं ना कहीं गौण हो गया था। उस गौण को हमें लगता है जो कि उच्च स्तरीय जिस तरह से कमेटी का गठित किया गया और उच्च स्तरीय कमेटी ने जिस तरह से सिफारिश करी है, उसके बाद ये मामले जेपीसी को गया। जेपीसी के अंदर में काफी चर्चाएं हुई। मुझे लगता है जो कि सारे स्टेक होल्डर अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने देखा जो किस तरह से वहां पर 39 सदस्य जो जेपीसी है वहां पर गई, वहां जाकर के डिस्कशन किया, वहां के स्टेक होल्डर से किया, वहां पर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे डिस्कस हुआ। ये सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस देश की अभी वर्तमान में वन नेशन वन इलेक्शन जरूरत है। यहाँ पर नकारात्मकता जहां तक फैलाई जा रही है, इसमें नकारात्मकता कम और मुझे लगता है सकारात्मकता ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है जो कि जो समिति का जो रिपोर्ट है और जिस तरह से जेपीसी का रिपोर्ट है, सारे स्टेक होल्डर का जिस तरह से सजेशन है, इसमें सारी चीज निहित है। और निहित होने के बाद इस चीज को एक अलग से एक ड्राफ्ट तैयार करके यहाँ पर संसद के अंदर में पेश किया जाएगा और जो भी संविधान में संशोधन होगा उसको करके उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता जो कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है। इस समय में वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि सारे नकारात्मक पॉइंट्स, हालांकि कपीश जी इसका काउंटर करना चाह रहे हैं, कपीश जी के पास भी हम जाएंगे काउंटर के लिए, और अरविंद सिंह जी भी हैं कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए। आ रहे हो कपीश जी?
एक सवाल फिर मैं आप ही के पास आऊंगी, आप काउंटर कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि सारे नकारात्मक पॉइंट यहाँ पर कपिल जी ने गिना दिए, सकारात्मक पॉइंट्स की बात नहीं की है, पॉजिटिव पॉइंट्स की बात नहीं की है, लेकिन आप जिन पॉजिटिव पॉइंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, आप सिर्फ खर्च बचाने की कवायद कर रहे हैं, यानी कि सरकार सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए खर्च बचाने की कवायद कर रही है, या फिर आपका जो कहना है कि विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, चुनाव विकास में बाधा बनते हैं, ये हकीकत आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मोनिका जी मेरे से प्रश्न कर रहे हैं? आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है मिश्रा जी। मोनिका जी बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो उच्च स्तरीय जो कमेटी गठित हुई थी कोविंद जी की अध्यक्षता में, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, 14वें राष्ट्रपति, उनकी अध्यक्षता में ये गठित हुई थी, और उनके साथ मेरा व्यक्तिगत, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, उनके साथ मेरा व्यक्तिगत इसके ऊपर में काफी देर तक चर्चा हुई। मुझे लगता है आधे घंटे तक इस विषय के ऊपर में चर्चा हुई। उन्होंने जिस तरह से, मुझे लग रहा है जो कि केवल खर्चे बचाने की बात नहीं है, बल्कि कोड ऑफ कंडक्ट की जहां तक बात है, आचार संहिता की बात है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से हर एक साल किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होता ही रहता है। अब देखिए अगले साल 5 राज्यों के चुनाव हैं, इस साल भी हमने देखा जो किस तरह से चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विकास भी बाधित होता है और जनता भी प्रभावित होती है। तो मुझे लगता है विकास प्रभावित होता है, जनता प्रभावित होती है। अब इस पर तर्क देने के लिए अभी बहुत तर्क है हमारे पास, लेकिन पहले कपिल जी का एक टेक ले ले, वो टेक देना चाहते हैं अपना। कपिल जी, ओवर टू यू। देखिए बहुत सीधी बात है, हमारे व्यूज को इन्होंने कहा कि ये नकारात्मक सोच। अरे हम विपक्षी दल हैं, अपनी बात को कहेंगे, आप अपनी बात कह रहे हो, तर्क रखिए कि लगे कि हाँ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप कदम उठा रहे हैं, तो आप बता नहीं पा रहे। आपने कहा 1955 से लेकर के 1967 तक तो एक ही देश और एक इलेक्शन चलता था, तो उस समय दूसरी पार्टी कौन सी थी ये नहीं बता। भाई कांग्रेस के अलावा अगर अटल जी और आडवाणी जी में ताकत रही हो या किसी अन्य में ताकत रही तो बताओ आप 67 तक। और तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब वन इलेक्शन वन नेशन चल रहा था तो 67 के बाद से ये अलग कैसे हो गया? मैं आज भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मान लीजिए हम लोग एक साथ चुनाव लड़ लिए, कोई विधानसभा ऐसी कुछ विधानसभा निकली जिसमें अल्पमत की सरकार बनी, पता चला वो 6 महीने के बाद गिर गई, या आपने तोड़ के खरीद लिया, खत्म कर दिया, फिर से आप चुनाव कराओगे तो फिर क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? और दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूँ, लोकतंत्र के अंदर पैरिटी होती है, आप क्षेत्रीय दल को समाप्त करना चाहते हैं, जो आपकी साजिश है वो यही है, क्योंकि आप पूरा एक साथ जब इलेक्शन कराओगे तो क्षेत्रीय दलों की अपनी चीजें गौड़ हो जाएंगी, और क्षेत्रीय दल के पास तो उतना पैसा ही नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए जो आपने अपने पार्टी फंड में रखा है, जो 7 सितारे आपने तमाम होटल्स बना रखे हैं अपने कार्यालय, वो सस्पेंड करोगे? हमारे से आप लड़ने के लिए बराबर में रेसर को आप लगाओगे कि कैसे करोगे आप? और तीसरी चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, ये संघीय ढांचा है, दक्षिण की अपनी समस्याएं हैं, नॉर्थ ईस्ट की अपनी समस्याएं हैं, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल की अपनी समस्याएं हैं, तमाम चीजें अलग है। और आप डेवलपमेंट को तो आधार ही नहीं बना सकते, क्योंकि डेवलपमेंट तो अगर सच पूछो तो केंद्र और राज्य के संबंध से होता है, और केंद्र और राज्य के संबंध में अगर एक ही पार्टी की सारी सरकारें बन जाएं तो आप बताओ ना, तानाशाही होगी कि लोकतंत्र होगा? ये देश विविधता से भरा हुआ है। और तीसरी चीज, अगर आपको बड़ा शौक है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप साजिश रच रहे हैं, तो एक काम और कर लीजिए ना, राइट टू रिकॉल करवा लीजिए, इसी के साथ दे दीजिए। राइट टू रिकॉल भी तो होना चाहिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। कर पाएंगे वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन के साथ? फिर क्या आप सारे टैक्सेस एक कर पाएंगे? आबकारी हटा दो, जो आप तमाम चीजें लगा रहे हो, अन्य जो आपके हाथ में, वो तो आप एक ही कर ही नहीं पा रहे हो। आप एक शिक्षा कर चुके, आप सबके लिए समान व्यवस्था कर दिए हर स्कूल में, आपने क्या प्राइवेट सेक्शन को बंद कर दिया? आप अदानी साहब को 1 रुपए का तमाम विसिका दे रहे हो, कई लाख जो है एकड़ भूमि अभी आपने बिहार में दे दी, इसी तरीके से आप अंबानी साहब को दे रहे हो, कपिल श्रीवास्तव को भी दे देंगे। तो जो चीज नहीं संभव है उसको नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र में अगर आप मेरी सुझाव माने तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि अभी बंगाल के अंदर या जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, अगले साल उत्तर प्रदेश में होना है, फिर उसके बाद 29 में आप क्या सबके सब राज्यों में फिर से चुनाव करा दोगे? इतना अमीर देश हो गया। जिस देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, अगर आप इतना बचाने वाले व्यक्ति होते तो 300 लाख करोड़ का कर्जा लाभ देते। अब बताओ, आप जहां बचाना चाहिए वहां बचा ही नहीं रहे।
हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के ठीक है। राष्ट्रपति के बराबर के उसमें हवाई जहाज में घूम रहा है। आप हमें बताओ, आप अमेरिका के राष्ट्रपति से तो बराबरी कर रहे हैं, आप प्रति व्यक्ति आय भी आप उसके बराबर नहीं जा पाओगे। तो आप मुझे बताओ किसकी बराबरी कर रहे हैं? अपने तो खर्चे आप बढ़ाते जा रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो आप खर्चे बचाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र का बचा रहना, संघीय ढांचे का खड़ा होना और देश के अंदर शांति होना। ठीक है, विपक्ष से कह रहा है या फिर ये कहिए कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी बार बार तर्क दे रही है। लेकिन मिश्रा जी, आज आपको जनता को, क्योंकि जो व्यूअर्स आज आपको सुन रहे हैं, जो तमाम दर्शक चैनल पर आपको इस वक्त देख रहे हैं, उनको भी तर्क सिलसिलेवार तरीके से देने होंगे कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। लेकिन पहले अरविंद सिंह का मैं टेक लेना चाहूंगी। अरविंद सिंह जी, कांग्रेस की क्या आपत्ति है? कांग्रेस तो ऐतिहासिक पुरानी पार्टी है, पहले भी ये व्यवस्था एक वक्त पर लागू हो चुकी है, हालांकि उसके बाद अलग हुई, लेकिन अब कांग्रेस को क्या आपत्ति है? क्यों आप एक देश एक चुनाव के खिलाफ है? मोनिका जी, सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस विषय पर, तो देखिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पूरे देश को ये जानकारी है, पूरा देश इस बात को जानता है कि इस समय ऐसे मुद्दे ढूंढ करके क्यों लाए जा रहे हैं। ये मुद्दा दरअसल इस समय लाने का सिर्फ एक ही रीजन है और वो ये है कि राम मंदिर चंदा चोरी पर घिरी हुई सरकार इस समय पुराने बोतलों के जिन ढूंढ रही है। ऐसे ऐसे जिन निकाले जा रहे हैं पुरानी बोतलों से जिससे जनता का ध्यान डाइवर्ट हो सके, पेपर लीक से ध्यान भटकाया जा सके, राम मंदिर चंदे से चंदा चोरी से ध्यान भटकाया जा सके। ये पूरी तैयारी सिर्फ इसी बात की है, वरना जेपीसी के सामने लेकिन ये वन नेशन वन इलेक्शन आज नई कहानी तो निकलकर सामने नहीं आई ना, ये तो कई समय से चलती आ रही कहानी है। देखिए इस वन नेशन वन इलेक्शन का जो पूरी कहानी है मोनिका जी, वो टाइमिंग को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं। ये मुद्दे इस वक्त इसलिए पैदा किए जा रहे हैं क्योंकि देश का ध्यान आवश्यक मुद्दों से भटकाया जा सके, और ये मसला ऐसा है ये फिर से जेपीसी में लंबित हो जाएगा। आप देखिएगा, ये कुछ होने का नहीं है, ये सिर्फ जेपीसी में एक ड्रामेबाजी होगी, देश में मीडिया में खबरें चलेगी, मीडिया से ध्यान भटकाया जाएगा। जो मुद्दे हैं कुल मिलाकर ठीक है, अगर आप इसे कह रहे हैं कि अभी जो मौजूदा मुद्दे हैं उन मुद्दों को भटकाने की अगर ये राजनीति है जो आप कह रहे हैं, ठीक है, अगर एक सिरे से इसे मान भी लिया जाए तो फिर क्या जो आप बात कर रहे हैं उससे मैं ये पॉइंट समझना चाहती हूँ, क्या आप ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन कभी लागू होगा ही नहीं? ये दरअसल कवायद ही पूरी तरीके से सिर्फ भ्रमित करने वाली कवायद है। बहरहाल इस वक्त तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जनता के वास्तविक जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की ये साजिश मात्र है। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो उसमें हमारी पार्टी ने 55 पन्नों का लिखित दस्तावेज जेपीसी के सामने प्रस्तुत किया, और उस दस्तावेज में हमारी जो आपत्तियां हैं, हमारी जो चिंताएं हैं, हमारी पार्टी की जो सोच है इस कार्यक्रम को लेकर के, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो हमारी पार्टी की सोच है वो हमने स्पष्ट की है। रही बात वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपनी राय देने की, तो मैं पार्टी की आधिकारिक तौर पे ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी, जैसे अभी माननीय प्रवक्ता तो देखिए मिश्रा जी, दरअसल ये पहले शुरुआत में देश में वन नेशन व्यवस्था थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ, बीच में व्यवस्था भंग हुई, उसका रीजन क्या था, वो चलना संभव था क्या? अगर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए इसमें जो खामियां हैं उन्हें कैसे दूर करेंगे? मान लीजिए श्रीवास्तव कह रहे थे, और भी ये व्यवहारिक पक्ष है इस कानून का। यदि कोई सरकार, चुनी हुई सरकार आएगी तो क्या आप साल इंतजार करवाएंगे क्या उसका? वो 5 साल के बाद करवाए जाएंगे, ये संभव नहीं है। और देश का संघीय ढांचा ही अगर ढह गया, जिसको लेकर बीजेपी निरंतर प्रयास कर रही है, तो क्या होगा फिर इस देश के लोकतंत्र का? हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया में यूं ही सम्मानित नहीं था मोनिका जी, उसके लिए बहुत सारे त्याग तपस्याएं, जन आकांक्षाओं की बातों को समझा गया और उस हिसाब से देश में कानून और संविधान बनाया गया, उस हिसाब से इस देश की मूलात्मक संविधान को हमने तवज्जो दी और तब कर ये व्यवस्था लागू हुई। अगर ये वन नेशन लागू होता है, इसमें जो व्यवहारिक चीजें हैं, जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, उनका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं लोग। आखिरकार कैसे लागू कर पाएंगे? दूसरा सबसे आवश्यक मैं इसी में जोड़ना चाहता हूं, जो होना चाहिए वो कर नहीं रहे।
होना चाहिए चुनाव सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो हो क्या रहा है, आपने हालिया बंगाल के चुनाव में देख लिया होगा किस प्रकार से SIR के नाम पे 27 लाख मतदाताओं को वोट देने से बच कर दिया गया। इतना छोड़िए, ऐसे तो बहुत सारे पूरे बिहार का आप देख लीजिए, बंगाल का देखिए, जो होना चाहिए वो न हो करके कुछ ऐसे मुतला से जा रहे हैं जिससे जनता का ध्यान भटकाया जा सके। और वन नेशन की जहां तक बात है, आप इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीति और साजिश करार दे रहे। साथ ही आपका कहना है कि संघीय ढांचे को इससे सीधा नुकसान पहुंचेगा। मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। मिश्रा जी, तर्क आपके पास क्या है जब ये कहा जा रहा है कि संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा? और सबसे बड़ी बात, आज जब देश में ये मुद्दे यानी कि बद्रीनाथ धाम में जो घोटाला हुआ, जो चोरी हुई, राम मंदिर में जो घोटाला हुआ, इसके अलावा CBSE की बात कर लीजिए, नीट की बात कर लीजिए, CJP प्रोटेस्ट की बात कर लीजिए, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की बात कर लीजिए, तमाम मुद्दे हैं जो सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं, जो सरकार की इमेज को खराब करते हैं। क्या ये सीधे तौर पर साजिश, तुरंत से JPC की मीटिंग और ये सब कि इन मौजूदा मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, दूसरे मुद्दे ऐसे लाए जाएं जिन पर चर्चा हो? देखिए मोनिका जी, अभी कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं वो कह रहे थे जो कि संघीय ढांचों को नुकसान पहुंचेगा। अरे भाई साहब, मुझे एक चीज बताइए, आप 1952 से 1967 तक किसका शासन था? तो इसका मतलब आपके शासन काल में ये संघीय ढांचे के ऊपर में कहीं ना कहीं नुकसान करने की बात हो रही थी। ये कवायद तो यही हो रही थी ना। हाँ। मुझे लगता है क्योंकि क्या आप लोग कोई तर्क ऐसा नहीं दे पाते, जो कि मुझे लगता है क्योंकि जिस चीज को आप लोगों ने फॉलो किया, अनुसरण किया, और आज उसी को कह रहे हैं जो कि संघीय ढांचे के ऊपर में नुकसान पहुंचेगा। भाई साहब, आपको अरविंद जी मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जिस तरह से आप लोगों ने, मान लीजिए 15 साल आपने इस चीज को आप लोग फॉलो किया, अनुसरण किया आपने, अगर कोई कमी रह गई थी तो उसी कमी को दूर करके इस बार जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो कवायद हो रही है और उसको लागू करने की बात हो रही है, उसी की कमी को दूर करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मिश्रा जी, एक मोटा मोटा आप कुछ ऐसा तर्क दीजिए, आप कुछ ऐसी जानकारी दीजिए, कोई डेटा रखिए जिसके माध्यम से हम समझ पाए कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे कितना खर्च बचेगा। जब आप खर्च बचने की बात कर रहे हैं तो कितना खर्च बचेगा, जब आप ये कहते हैं जो सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि विकास की दिशा में रोड़ा बनता है, तो किस तरीके से बनता है, और अगर एक साथ करा दिए जाते हैं तो क्या विकास किसी भी तरीके से रुकेगा नहीं, क्या चेंजेस ऐसे आ जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, जब आपने, क्योंकि पहले भी जवाब दिया था, आप कह रहे थे कि एक साथ चुनाव होंगे, इसके बहुत फायदे हैं। एक साथ चुनाव कराने के लिए आपके पास इतनी व्यवस्थाएं हैं। बंगाल के चुनावों में हमने देखा कि किस तरीके से मारकाट हो गई, किस तरीके से हिंसा हुई, हर बार होती है, हर चुनाव में छुटपुट घटनाओं से लेकर सब कुछ होता है। क्या आपके पास कुछ भी ऐसा ना हो, इसके लिए इतनी व्यवस्थाएं हैं कि एक साथ हर प्रदेश में आप मॉनिटरिंग कर पाए? मोनिका जी, मैं 3 मुख्य बिंदु रखूंगा, ठीक है, मात्र 3 मुख्य बिंदु रखूंगा, और मुझे लगता है जो कि हमारे जो दर्शक है उस चीज को समझ पाए। पहला जो मुख्य बिंदु है उसमें संसाधनों की बड़ी बचत। इसमें आपको हजारों करोड़ रुपए की बात है, जहां तक मैन पावर की बात है, इसमें मुझे लगता है जो कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो तो मुझे लगता है संसाधनों के ऊपर में काफी बचत होगा। दूसरी चीज ये है, लेकिन इसी पर मेरा तर्क है मिश्रा जी, सॉरी टू इंटरप्ट, मिश्रा जी सॉरी टू इंटरप्ट, हम एक एक करके बात कर लेते हैं सो दैट की समझ भी आ पाए। आप कह रहे हैं संसाधनों की बचत, मैन पावर की बचत, मुझे उसी में ऐसा लगता है कि ये बचत नहीं होगी आपके पास। आपको ऑब्वियस है हर राज्य में लगाने के लिए ज्यादा मैन पावर चाहिए होगी, चाहे वो सशस्त्र बलों की बात कर लीजिए, पुलिस वालों की बात कर लीजिए, आप कर्मचारियों की बात कर लीजिए, मॉनिटरिंग टीम की बात कर लीजिए, हर राज्य में लगाने के लिए उल्टा आपको ज्यादा लोग चाहिए होंगे। इतनी मैन पावर आपके पास है? बिल्कुल सही कहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जो कि बहुत मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक ही बार लगेगी ना। अरे तो एक ही बार के लिए लोग भी तो लाएंगे ना, वो वैकेंसीज भी तो फिल करेंगे ना, उतने लोग हैं। आप मेडिकल डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, देश में डॉक्टरों की कमी है। आप पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, सामने आ जाता है भाई उतने पुलिस वाले ही नहीं है, पुलिस वालों की कमी है, पुलिस इसीलिए देरी से पहुंचती है, आज तक पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती है, शिकायत ही सबसे ज्यादा होती है। तो अब आप बताइए, जब आपके पास मौजूदा ढांचे में ही मैन पावर उतनी नहीं है तो नए ढांचे के लिए उतनी मैन पावर आप कहां से ले आएंगे? देखिए, इसमें राज्य की भूमिका भी बहुत है, बहुत बड़ी भूमिका है।
राज्य की जो प्रशासनिक सेवा में प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भी मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव प्रकरण के अंदर में अपनी भूमिका उन लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और जहां तक मैन पावर की बात है, मुझे लगता है वन इलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं मैन पावर की जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से, और मुझे लगता है इस ड्राफ्ट के अंदर में पूरी व्यवस्था का बिल्कुल विस्तार से वर्णन किया गया हुआ है। लेकिन अगर हम हर एक चीज को नकारात्मक लेंगे, अच्छा देखिए मोनिका जी, आपने जैसे काउंटर क्वेश्चन किया, हाँ। मेरे 3 मुख्य बिंदु में से आपने केवल एक बिंदु को केवल सुना, क्योंकि आगे हम अभी बढ़े ही नहीं है, पहले से ही एक दो- संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। जी अरविंद जी, नहीं, एक सेकंड संतुष्ट लीजिए, क्यों नहीं होगा? और तर्क आ रहे हैं, आपको तर्कों के ही जवाब देने हैं जब आप एक नई व्यवस्था संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं। तो अरविंद जी फटाफट से अपना तर्क दीजिए इस पर। जी देखिए, मैं मिश्रा जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वो बार बार एक सवाल उठा रहे थे कि पहले के सरकारों में या शुरुआती दिनों में ये व्यवस्था संचालित होती थी और इस तरह से चुनाव होते थे। तो बहुत सीधी सी बात है, स्पष्ट तौर पर सभी लोग जानते हैं कि वो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन से कारण थे जिस वजह से ये व्यवस्था बंद हुई और पूरे देश में अलग तरीके से चुनाव होने लगे। खैर वो मुझे लगता है उस विषय पर लंबा जानने से तो समय का लॉस होगा, सभी लोग समझ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये संघीय ढांचे पर प्रहार किस लिए है, ये बात क्यों कही जा रही है और इसका वास्तविक तथ्य क्या है। ये इसलिए है क्योंकि हर एक राज्य की सांस्कृतिक पहचान, हर एक राज्य की भाषाई पहचान, हर एक राज्य की समस्याएं अलग तरीके की होती हैं और उन समस्याओं को अगर एक राष्ट्रीय समस्या के साथ रखा जाएगा, जब राष्ट्रीय चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे तो प्रांतीय मुद्दे उसमें गौड़ हो जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली की ओर तो बढ़ते नहीं जा रहे हैं। क्या इस पर विचार करना आवश्यक नहीं है क्या? और दूसरा मैं एक साथ और जोड़ना चाहता हूं, कहीं जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराने की साजिशें करती है भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार एमपी और एमएलए खरीदे जाते हैं, उससे कहीं ऐसा तो नहीं कि 29 के बाद देश में चुनाव होंगे भी या नहीं। बहुत सारी आशंकाएं पैदा होती हैं। मैं फिर ब्लेम करना शुरू करूंगा, अब फिर मैं ब्लेम करना शुरू करूंगा तो आप फिर कहीं के नहीं ठहरेंगे। आप ये गलत बात है। देखिए आप मिश्रा जी, किस आधार पर आप कह रहे हैं जो कि मैं सरकार गिरा, आप नहीं किस आधार पर कह रहे क्षमा हैं? करिएगा, नहीं, आपके पास क्या वरिष्ठ तथ्य हैं। है, आपके पास क्या सबूत है वो बताइए। अरविंद जी बात सही है, आपके आप पास अगर क्या कोई क्लेम सबूत कर है? रहे हैं तो आपको उसके लिए बात है। सबूत और तथ्य रखने गलत होंगे। बात है ये। ऐसे आप सीधे तौर पर मैं हवा सबूतों क्लेम के नहीं कर सबूतों के सकते साथ ना। कह रहा हूँ। देखिए नहीं, मैं गलत बात तथ्यों के मत साथ, करिए, मोनिका जी, गलत मैं बात जो मत कुछ भी करिए। कह रहा हूँ देश उसके बारे में जानता है। देश को पता है क्या राज्यसभा के सांसद आपने नहीं खरीदे, क्या चुनी हुई सरकारों को आपने नहीं गिराया, तो आपको भी अपनी क्या बात चुनी बताओ हुई और सरकारों को फिर आपने नहीं गिराया। बिना सबूत से, देखिए बिना देश सबूत के, बिना देश सब सबूत के जानता आप है, कुछ- देश सब जानता है बिल्कुल, मिश्रा जी, बदतमीजी आप मत परेशान मत होइए, सुन बदतमीजी लीजिए, मत करिए। आप सुनिए बदतमीजी मत करिए, अरे सुन लीजिए। बदतमीजी मत करिए अरविंद जी, अरविंद जी, बदतमीजी मत करिए। देखिए मिश्रा जी, claims के लिए बदतमीजी मैं नहीं कर रहा। नहीं, बदतमीजी मत करिए, आप बदतमीजी मत करिए। आप मैं कह रहा हूँ आप तथ्य के देखिए, ऊपर आप- में सबूत के आधार पर आप बात करिए। आप सुनिए, आप जब मुद्दों की बात होगी तो सुन नहीं पाएंगे, मैं जानता हूँ। जब मुद्दों की बात होगी आप सुनना नहीं चाहेंगे। अरविंद जी फिर तो क्लेम मुद्दों की बात आप सुनना नहीं आप ही चाहते। ने मुद्दा भटका दिया ना अरविंद जी। अरविंद जी आप ही ने मुद्दा भटका दिया, तर्कों की बात हो रही थी, आप तर्क से हटकर ये क्लेम्स लेकर आ रहे हैं, क्लेम्स लेकर आ रहे हैं, तो फिर आप तथ्य रखिए, तर्क रखिए, हवा हवाई ऐसी मैं तीर तर्कों मत के छोड़िए। साथ, देखिए तर्कों के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्या देश जानता नहीं है क्या इस नहीं, समय नहीं जानता, आप चुनी हुई जनवाइए। सरकारें गिराई नहीं गई क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? ये देश के गिराई सामने गई, नहीं है आपको बात। तर्क रखने होंगे ना उसके लिए अरविंद जी। अच्छा नहीं गिराई आप तीर कमान से निकाल रहे हैं तो तर्कों के साथ ही तो निकालेंगे। गलत बात मत करिए। अब फिर मेरी अरे तरफ से काउंटर होगा, मेरी तरफ से काउंटर रिप्लाई होगा, फिर आप कहीं नहीं ठहरेंगे। आप सिंपल मुद्दे को क्योंकि भटकाने कांग्रेस वाली की बातें कर रहे हैं, मुद्दे पर रहिए, तर्कों के साथ बात हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है। कांग्रेस के इतने काले विषय है, बिल्कुल मोनिका जी, संभाल नहीं पाएगी। जब बात ठीक है जब बहस को यहाँ बात विराम सच देते हुए होती ठीक है है। तो बौखलाहट ऐसी ही हो जाती है। नहीं अरविंद जी मुद्दे पर स्टिक रहिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है मुद्दे पर रहिए, क्योंकि हम यहाँ कोई फालतू और लड़ने मैंने की बातें मुद्दों से करने नहीं हटके- बैठे हैं, हम तर्कों की मोनिका बात करने जी, बैठे हैं। मोनिका जी, मैंने मुद्दों से हटकर बात नहीं की। आप देखिए ना, मैंने तो शुरुआत से ही कहा कि मैं इसी मुद्दे पर रहूंगा, मुद्दों से भागना मेरी आदत नहीं है। हर एक राज्य की अपनी जो पहचान है, उसके जो मुद्दे हैं, क्या उनको दबाने का काम नहीं किया जाएगा? वन नेशन वन इलेक्शन में क्या वो मुद्दे गौर नहीं हो जाएंगे? राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्यों की समस्याएं कैसे उभर के सामने आएंगी?
ठीक इस पर बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसी मैं का ये जवाब बात कह मिश्रा रहा जी हूं तो इस पर फटाफट से ठीक है। जवाब दे दीजिए। आप तर्क हम बात कर रहे थे कि आपने 3 पॉइंटर्स आप बता रहे थे जिनके जरिए आप ये समझ में आए कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है। पहले पे आपके पे हम संतुष्ट नहीं है, आप कह रहे मैन पावर बचेगी, हमारा मानना है कि मैन पावर बढ़ेगी, कैसे व्यवस्थाएं सुचारू होंगी। दूसरा पॉइंट रखिए अपना। मोनिका जी देखिए, मैं बड़े ही विनम्रता के साथ कहना चाहूँ, अरविंद जी हो या कपिल जी हो, बड़े सम्मानित है। हम लोग हर एक बार पैनल में बैठ करके डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर हम बेतर्क की बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं आप हमें उस चीज के लिए मजबूर कर रहे हैं जो आप लोगों की पार्टी के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे काले हैं अभी बैठ जाएंगे। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। ठीक है मिश्रा जी, विराम देते हैं इस बात को, मुद्दे पर आते हैं। पॉइंट मैंने दूसरा बिल्कुल ये कहा मोनिका जी मैं दूसरा बिल्कुल ये कहा, जो हर एक बार हम देखते हैं जब भी चुनाव आता है तो जो कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो यहाँ तक होती है, आचार संहिता होती है, वो कहीं ना कहीं लग जाती है। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से इस विषय को ही वन नेशन वन इलेक्शन को ही रखा गया, तो कह रहे हैं जो टाइमिंग बहुत गलत है, क्योंकि और भी मुद्दे हैं उसके ऊपर में डिस्कस नहीं हो रहा है, और लेकिन यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। तो ये टाइमिंग का, तो मुझे लगता है आचार संहिता कहीं ना कहीं हम लोगों को विकास में बाधित करता है। उस चीज को कहीं ना कहीं हम सही करने का प्रयास करें। तीसरी चीज ये है, आप तो एंड मूवमेंट में लोगों के खातों में पैसे पहुंचा देते हैं। आपकी सहयोगी पार्टियां एंड मूवमेंट पर महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचा देती हैं। आप कह रहे हैं आचार संहिता से विकास में रोड़ा बनता है, कहां से रोड़ा बनता है? एंड मूवमेंट पर आप ऐसी ऐसी योजनाओं की घोषणाएं कर देते हैं जो जनता को लुभाने का काम करती हैं, और आप कह रहे हैं आचार संहिता रोड़ा बनता है। तमाम एग्जाम्पल्स हैं पास्ट के, कैसे आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट आपका रोड़ा बन जाता है? बनता है मोनिका जी, आप अगर हर एक चीज को नकारात्मक रूप से देखेंगे तो मुझे लगता है जो कि फिर कैसे बात बढ़ेगी इस विषय को लेकर के। क्या इस देश के अंदर में की बात है, नकारात्मक नहीं है, तर्कों की बात है। क्या एक सरकार को, जिसकी भी सरकार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, चाहे कांग्रेस की होगी, चाहे भाजपा की सरकार हो, क्या उनको आचार संहिता नहीं एक बार लगने से क्या मुझे लगता है उनको 5 साल पूरा ही कार्यकाल नहीं मिलेगा? आपके ऑडियो में डिस्कनेक्ट हो रहा है, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रही है। मिश्रा जी सुन पा रहे हैं? चलिए, मिश्रा जी से संपर्क टूट गया है। तर्कों की बात हो रही थी, लेकिन कोइंसिडेंस देखिए कि संपर्क ही टूट चुका है। दोबारा से आर के मिश्रा जी से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। समझेंगे उनसे उनकी किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बीजेपी इतना मोर्चा खोली हुई है सपोर्ट में। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं एज सीनियर जर्नलिस्ट, उनका रुख करेंगे। दीक्षित जी, जिस तरीके से एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, इसको प्रमुखता के साथ बीजेपी सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ने की बात कह रही है कि इससे देश एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या वाकई में इससे खर्च बचेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, या फिर ये ना हो इसके ठीक उलट कि राज्यों की आवाज कमजोर हो जाए, क्षेत्रीय दलों की पावर कमजोर हो जाए और सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो जाए? असलियत क्या दिखती है? मोनिका जी नमस्कार जी। देर से जुड़ने के लिए पहले मैं क्षमा मांगता हूं। हमारे जितने को पैनलिस्ट है उनको भी मेरा नमस्कार। आपने कई सारे सवाल किए थे, मैं संक्षेप में उस पर अपनी बातें रखना चाहता हूं। देखिए, पहले मैं ये बात लेना चाहता हूं कि अगर जो तर्क हमारे कांग्रेस के मित्र दे रहे थे, जिनको मैं सुन पाया, कि चुनाव राज्यों के लिए वोटिंग और केंद्र के लिए वोटिंग एक साथ होगी तो क्या राज्यों के मुद्दे दब जाएंगे? मैं एक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए मोनिका जी, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। उस समय छात्र में वहाँ था, आपने कपिश जी भी शायद जानते होंगे कि वहाँ पे निकाय चुनाव, नगर निकाय चुनाव भी होते थे, साथ में मुख्य छात्र संघ के चुनाव होते थे और पैनल बेस्ड चुनाव होते थे। डिफरेंट पार्टीज के, समाजवादी पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टियों के, कांग्रेस के, एनएसयूआई के और बीजेपी एबीवीपी के तमाम पैनल्स चुनाव में मैदान में उतरते थे। उन्हीं चुनाव में एक साथ वोटिंग होती थी और जो मुख्य चुनाव होता था छात्र संघ का काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, उसके लिए लोग वोट देते थे किसी और पैनल के लोगों को, और नगर निकाय के लिए किसी और को देते थे। इतनी समझदारी सभी लोगों में होती है मोनिका जी। तो ये बात रखना कि अगर दोनों एक साथ होते हैं तो कोई राज्य के लिए केंद्र के और केंद्र के लिए राज्य के मुद्दों की बलि चढ़ जाएगी, ये उचित नहीं है।
कुछ लोगों को कंफ्यूजन अगर होता है तो वो अगर अलग अलग कराएंगे तो भी होता है, वो सोने के गहने दिए जाएंगे इस पर भी वोट दे देते हैं। राज्यों का भविष्य क्या होगा, देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। तो अगर समझदार लोगों की बात करते हैं तो मुद्दे देख करके, अगर 3 चुनाव एक साथ होते, मोनिका जी मैंने स्वयं देखा है और जो भी जर्नलिज्म करता है पॉलिटिक्स में वो जानता है बहुत अच्छी तरह। मिसाल के तौर पे अगर लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए और नगर निगम के लिए तीनों चुनाव हो रहे हैं और तीनों की पर्चियों पर आपको वोट देना है, तो मतदाता तय करके आता है कि किस पर्ची पर किस पार्टी के या किस उम्मीदवार के लिए हमें वोट देना है। एक दूसरी बात आपने कहा संसाधनों की, देखिए ये बड़ी, इस बात पे हमें ऐसा लगता है थोड़ा कंफ्यूजन था पैनल में। जब हम देश में सारे लोकसभा की सीटों के लिए एक साथ 543 सीटों के लिए मतदान करवाते हैं, तो वो चाहे 3 चरण में, चाहे 5 चरण में, चाहे 6 चरण में पूरे देश में वोट होता है। अंतर सिर्फ ये होगा कि हर मतपेटी के साथ एक्स्ट्रा मतपेटी रखी जाएगी, वही सुरक्षा बल होंगे, वही मताधिकारी होंगे, वही संसाधन होंगे, केवल मतपेटियां बढ़ जाएंगी और पर्चियां बढ़ जाएंगी। मतदाता एक साथ 2 पर्चियों पर ठप्पा लगाएगा, एक पर्ची होगी लोकसभा की, एक विधानसभा की। और अगर नगर निगम या स्थानीय चुनाव या पंचायत के भी होंगे तो 3 या 4 पर्चियां होंगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई अधिक फोर्सेस का तैनाती नहीं होगा, कोई अधिक चुनाव अधिकारियों पर। इंदुकांत जी कंफ्यूजन है, कपीश जी को आपत्ति है, एक बार उनका तर्क जरा ले ले, एक टेक उनका ले ले। कपीश जी बताइए। देखिए एक्चुअली ये दीक्षित जी बहुत बाद में आए हैं, शायद ये हमको नहीं सुनता है। मेरी कुछ क्वेरीज है, भारतीय जनता पार्टी ने तो दूर नहीं किया, आप कर देंगे। एक बात तो ये कि पहला, भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रवक्ता ने एक बात कही कि 1955 से लेकर 67 तक तो एक ही व्यवस्था थी, उस समय तो एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। भाई भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं, समाजवादी पार्टी तो थी नहीं, तमाम चीजें नहीं थी। और 67 के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि राज्यों के चुनाव अलग अलग होने लगे। और मैं आज आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि चलिए सारी सरकारें भंग कर दी जाए और एक चुनाव करा लिया जाए। अब मुझे बताइए कि अगर कोई 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करेंगे तो त्रिस्तरीय चुनाव भी आएंगे, नगर निकाय के चुनाव भी आएंगे और विधानसभा का भी चुनाव आएगा जिसमें MLC भी आएगी। और मैं ये कह रहा हूं कि सांसद का भी इलेक्शन आएगा। जब सारा इलेक्शन करा रहे हो तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कराइए। जैसा आप बता रहे थे 4 की जगह 5 पर्ची बजेगी। अरे साहब, इन्होंने तो छात्र संघ ही भंग कर दी, किसकी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और मैं दूसरी चीज ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई एक राज्य में अल्पमत की सरकार आ गई या 2-4 राज्यों में अल्पमत की सरकार आ गई, 6 महीने बाद वो सरकार गिर गई, तो क्या करेंगे? फिर से नया इलेक्शन कराएंगे पूरे देश में, दोनों तरीके का, या फिर उसको ही आप कहेंगे नहीं ये आगे चलेगा? ये लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा क्या इससे? और तीसरी, मुझे ये जरूर बताइएगा कि अगर आगे चल के कोई सरकार गिर जाए 6 महीने बाद, कोई साल भर बाद, कोई 1.5 साल बाद, तो फिर से पूरे देश में इलेक्शन कराएंगे या उसी सरकार को कंटिन्यू कर देंगे लोकतंत्र में अपनी धज्जियां उड़वाने के लिए? हाँ। तीसरी चीज मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप इतने ज्यादा, जब इतने आप ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं तो राइट टू रिकॉल भी जोड़िए ना इसमें, राइट टू रिकॉल जोड़िए। आप मुझे बताओ कि 20,000 करोड़ का फंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और करीब 1700-1800 करोड़ का जो फंड है वो कांग्रेस के पास है। बाकी हमारे जैसे जो दल उनके पास 50 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ वाले लोग हैं। तो क्या सारे पहलवान एक जैसे लड़ाओगे क्या? फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर आप कर सकते हो तो कल को ये भी डिमांड करोगे कि 1 नेशन 1 गवर्नमेंट। क्या जरूरत है संघीय में जो है राज्य सरकारों की? सारी सूचियां हटा दो, केवल एक केंद्र सरकार बनाओ, वही सब चलाएगी। तो ये चीजें सही नहीं है। मुझे सिर्फ इसका पहले आप जवाब दें कि अगर कोई 6 महीने बाद सरकार गिर जाएगी तो क्या पूरे देश में चुनाव कराएंगे? चलिए बताइए। इंदुकांत जी, ओवर टू यू, जवाब। मेरा जवाब तो क्या, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए कपिश जी ने बहुत अच्छे सवाल उठाए जिसमें 2 बातों के बारे में मैं जानता हूं, वो जानकारी शेयर करना चाहता हूं। एक ये कि इस पे काफी चर्चा भी हो चुकी है, कई जगह पे संविधान विशेषज्ञों ने अपनी राय दी और शायद यही बात फाइनल भी होगी। एक तो ये कि ये निश्चित तौर पे सरकारें गिरेंगी, बीच में गिरेंगी तो क्या होगा। देखिए इसके लिए जो फार्मूला अपनाने की बात चल रही है और शायद यही फाइनल भी होगा कपिश जी,
वो है राज्यसभा का तरीका। देखिए, राज्यसभा में 6 साल का होता है कार्यकाल। जब किसी सभा सदस्य की सदस्यता समाप्त होती है या किसी कारण से उसका देहांत हो गया, सीट खाली हुई, तो वो जो 6 साल का उसका कार्यकाल होता है, उस कार्यकाल का जितना समय बचा होता है उतने समय के लिए री इलेक्शन होता है। तो इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए फर्ज करिए उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन हो रहा है। अब 2030 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ, 2030 में एक साथ फिर से इलेक्शंस हो गए, तो वो 5 साल के लिए 2035 तक के लिए होगा। अब मान लीजिए कि 2032 में सरकार किसी कारण गिर गई, नई सरकार नहीं बन पाई, नई व्यवस्था में कुछ समय दिया जाएगा सरकारों के गठन के लिए कि रीअलाइन करें फोर्सेस, जैसा आमतौर पर राष्ट्रपति शासन लगा के 3 से 6 महीने का समय दिया जाता है। लेकिन फिर भी नहीं होता है वर्ष कम वर्ष, तो जो बचा हुआ टेन्योर है 1.5 साल या 2 साल, उसके लिए इलेक्शन किए जाएंगे, सो दैट कि 2035 में एक साथ सबका इलेक्शन हो। अब ऐसी स्थितियां जो एबेरेशंस की हैं, कुल मिलाकर जितने हमारे राज्य हैं 29 राज्य हैं, उनमें फर्ज करिए कि 5 जगह हुआ, तो वो 5 एक साथ अलाइन हो जाएंगे। फिर एक बात इन्होंने कहा कपिश जी ने कि क्या इसमें एक ही फोर्स को मौका दिया जाएगा? उल्टा मैंने तो कई छोटी पार्टियों को ये कहते हुए सुना हो कपिश जी कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं। उदाहरण देता हूं आपको, जैसे झारखंड का उदाहरण लीजिए। आपका मई जून में इलेक्शन होता है, 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, 2024 में हुआ, और 6 महीने बाद ही वहां विधानसभा का चुनाव होता है। इसमें 2 बातें मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात बीच में रह गई थी। एक कि उस राज्य की जनता का सारा संसाधन, बहुत सारा संसाधन दोनों चुनाव में एक के बाद एक लगभग 8 महीने तक झोंका जाता है, और जो लोग जो विधानसभा में भी लड़ रहे हैं और लोकसभा में भी लड़ रहे हैं, उन पार्टियों के संसाधन इतने लगते हैं जो छोटी पार्टियों के पास उनसे संसाधन नहीं होते हैं। अगर दोनों एक साथ होगा तो एक ही संसाधन में उनके दोनों काम हो जाएंगे। और दूसरी बहुत बड़ी बात है, देखिए क्या है कि जो आप कह रही थी ना मोनिका जी, जो लोग यहाँ पे जो पॉलिटिकली और लेजिस्लेचर को कवर करते हैं समझते हैं कि विधानसभाओं में और लोकसभा में भी जब चुनाव में जाना होता है तो 3 महीने 4 महीने पहले से एक कम समय का एक टेम्पोररी बजट दिया जाता है। प्रभावित होंगे इससे इंदुकान जी। चलिए, आप कह रहे हैं पेटियां एक साथ रख ली जाएंगी, ये व्यवस्था होगी, वो व्यवस्था होगी, लेकिन मुद्दों का क्या? कैसे उन मुद्दों को जोर देकर उठाया जाएगा? कपिश जी इस पे कुछ कहना चाहते हैं? जी कपिश जी। जी कपिश जी। नहीं, मैं एक चीज मैं दीक्षित जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि 6 महीने साल भर पहले कोई सरकार गिर गई, हाँ। तो फिर 1 साल के लिए इलेक्शन करा गया, और मैं बार बार पूछ रहा हूँ वन नेशन वन इलेक्शन फिर कहाँ हुआ जो आप बीच में इलेक्शन करा दिए? आप मुझे बताइए। ये तो आप अपनी चूड़ी कसने वाली बात है कि आप किस बोतल पे किस तरह की चूड़ी कस देंगे। ठीक है, ये कैसा मॉडल हुआ दीक्षित जी? अगर बीच में सरकार गिर जाती है या कुछ होता है? एक चीज और मैं कह दूं, एक चीज मैं और कह दूं, संसाधन की जहां तक बात है, आप स्वयं देखिए उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव थे, आखिर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार उसके बाद भी नहीं करा पाई। क्यों? आप बताओ। ये चुनाव नहीं करा पा रहे हो आप, एक चुनाव नहीं करा पा रहे हो, त्रिस्तरीय चुनाव नहीं करा पा रहे हो, और देश भर में एक इलेक्शन कराने की कहां भर रहे हो? कैसे होगा आप बताओ भाई? कुछ तो बूता होना चाहिए ना, आपको साबित तो करना चाहिए ना। आप त्रिस्तरीय चुनाव में फेल हो गए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट को आप ऐसे वैसे तो नहीं लेंगे, कपिल श्रीवास्तव भले ले लें। ठीक है। अब जिनका रिजिम आपने बढ़ा दिया वो तो गैर कानूनी हो गया। और मैं तीसरी चीज आपको पूछ रहा हूं, पूरे देश के अंदर कितनी ईवीएम लगेंगी, कितने जो है इलेक्शन कराने वाले लगेंगे, कितने जो है फोर्सेस लगेंगे, कहां से लाएंगे एक साथ? तो मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूं कि देश को मुद्दा ना भटकाएं। कभी भी इलेक्शंस अगर किसी प्रदेश में किसी अन्य समय पे होते हैं, उससे ना तो कोई खर्चा बढ़ता है ना कहीं कुछ बढ़ता है। जब सरकारें गिरेंगी, साल भर रह जाएगा, तो आप राष्ट्रपति शासन लगा दोगे, है ना व्यवस्था, आप चला दोगे 6 महीना करके। तो ऐसे तो आप पूरा नचाने लगोगे। देखिए, ये सीधी बात है कि ये चाहते हैं कि एक इलेक्शन के बाद वन गवर्नमेंट हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने जो साजिश रची है कि सारी संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला लो, यानी सेंट्रलाइज करने की एक साजिश वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए हो रही है। दीक्षित जी, इसका जवाब है आपके पास? आर.के. मिश्रा जी आपके पास भी आएंगे और आपसे भी ये जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी सवाल का जवाब लेंगे। देखिए, मैं तो मुख्य रूप से ये कपिश जी को ये बताना चाहता हूँ, शायद इनका संशय, देखिए
मैं कपिश जी को इस बात का उदाहरण देना चाहता हूं कि जब कंप्यूटराइजेशन करी थी कांग्रेस की सरकार, तो उस समय कहते थे कि देश में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, बड़ी बेरोजगारी हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटराइजेशन से क्या हुआ आज दुनिया जानती है। लेकिन ये सर्वांग सिद्ध एग्जाम्पल नहीं है। कपिश जी देखिए क्या है कि पूरे देश में मान लीजिए कि आज गलत आप कर रहे हैं। 29 मान लीजिए 29 आम की तुलना नहीं होती है, आम की तुलना इमली से नहीं होती है। दीक्षित जी आप प्रबुद्ध हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप आम की तुलना और इमली से मत कीजिए। अब तर्क पे आ जाइए। देखिए 29 राज्य हैं, 29 राज्य में मोनिका जी मान लीजिए कि 5 राज्य में सरकार की, मान लीजिए 5 राज्य में ही तो बीच में इलेक्शन होंगे, बाकी 24 राज्य में तो नहीं कराने पड़े संसाधनों की बर्बादी। और दूसरी और आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि आपका समय कम है, देखिए उल्टा जो कपिश जी कर रहे हैं इनके जैसी छोटी पार्टियों के लिए फायदा हो जाएगा। अगर तय है कि 2035 में सारे तीनों नगर निगम, पंचायत और विधानसभा और लोकसभा चारों के चुनाव होने हैं, तो कोई भी सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से पंचायत के चुनाव या नगर निगम के चुनाव या विधानसभा के चुनाव टाल नहीं पाएगी और करना ही पड़ेगा। इसका लाभ होगा लोकतंत्र को मजबूत करने में और छोटी पार्टियों को मजबूत करने में। जी आप कह रहे से छोटी पार्टी मजबूत होगी, देखना होगा, ये वक्त बताएगा। इस पर कपिश जी का तर्क है। लूंगी आएंगे मिश्रा जी से एक कमेंट जरूर हम ले लें। मिश्रा जी, बार बार ये बात उठ रही है कि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड करने की, केंद्रीकरण करने की, सत्ता का केंद्रीकरण करने की साजिश हो रही है। क्या तर्क है इसके लिए आपके पास कि ये किसी तरह का कोई सियासी दाव नहीं है, एक देश एक चुनाव, बल्कि संविधान की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है? देखिए कपिल जी को बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने ये संशय तो व्यक्त कर दिया, क्योंकि 50 साल तक अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था, जो कि 50 साल तक कोई भी शासन में नहीं रहेगा। मैं आपको कहता हूं कि ये निराधार बातें हैं। मुझे लगता है जो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पहले भी हुए हैं और उसमें जो भी कमियां रही है उसको पूरा करके आगे आने वाले समय में इस देश की जरूरत है। इस सबको हम सबको समझना पड़ेगा। ये हम ठीक है, आप अपना तर्क रख सकते हैं, अपना विषय रख सकते हैं, इसीलिए जेपीसी का गठन हुआ, इसीलिए वो समिति का गठन हुआ। तो ये सारी बातें रखने का प्रयास सबने किया है, स्टेक होल्डर ने किया है, प्रशासनिक व्यवस्था ने किया है, वर्तमान व्यवस्था जो भी है, मुझे लगता है उसमें इस तरह की जरूरत है। आगे आने वाले समय में मुझे लगता है क्योंकि इस तरह का जो नकारात्मक है, वो जो एक आप बिंदु कह सकते हैं, जो कि नकारात्मक बिंदु न होकर के सकारात्मक सोचने की जरूरत है। सवाल अभी भी तमाम है जिनका जवाब जरूरी है। विपक्ष के पास अपने तर्क है, कपिश जी अभी भी तर्क देना चाहते हैं। अरविंद जी की भी बात यहाँ पर थोड़ी सी अधूरी रह गई है, लेकिन माफी के साथ समय की क्योंकि कमी है, कार्यक्रम को हमें यहाँ पर विराम देना होगा। लेकिन आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपने अपनी बात, अपना पक्ष रखने के लिए शुक्रिया। सवाल अभी भी तमाम है। एक चुनाव की बात हो रही है और ये एक चुनाव अपने साथ कई सवाल लेकर आया है। इन सवालों के जवाब भी उतने ही जरूरी हैं, लेकिन इनके जवाब कब मिलेंगे? क्या जनता को इससे किसी तरह का लाभ होगा, किसी तरह का फायदा होगा? जनता के हाथ कुछ आएगा या नहीं आएगा, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक ही सीमित रह जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल सीधी बात में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।